हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रैनकाइन की थियरी देखी थी कोहेजनलेस सॉइल के लिए और कोहेसिव सॉइल्स के लिए। ओके, तो उसके बाद कूलम की वेज थियरी जो थी, सी थियरी, वो भी हमने देखी थी। तो वो सारा जो था वो मतलब रिगार्डिंग टू आपका मतलब जो चैप्टर था वो रैनकाइन की थियरी पे मतलब पूरा आधारित था। कोहेजनलेस और कोहेसिव सॉइल्स में कैसे मतलब कैरिड आउट सब होता है वैसे था। तो एक था आपका अर्थ स्लोप और एक था आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ओके, तो अब ये जो टॉपिक है वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के रिगार्डिंग है, जो आप नया चैप्टर जो अभी आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये आपका यूनिट 11 का ही पार्ट है, यानी कि वो अर्थ स्लोप का ही पार्ट है। ओके, अर्थ प्रेशर का ही ये पार्ट है एक। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जानने से पहले स्लोप क्या है वो पता करना होगा। तो एन अर्थ स्लोप इज एन अनसपोर्टेड इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ सॉइल मास। सॉइल मास की एक अनसपोर्टेड और इंक्लाइंड सरफेस होती है जिसे हम अर्थ स्लोप बुलाते हैं। अर्थ स्लोप में बी फाउंड इन नेचर और मे बी मैन मेड। अर्थ स्लोप जो है वो मतलब नेचुरली भी होते हैं और कई बार उन्हें बनाना भी पड़ता है, यानी मैन मेड भी होते हैं। Earth slopes are formed for highway embankments, railway embankments, earthen dams, canal banks, levees, etc. तो अर्थ स्लोप जो है वो मतलब हाईवे के लिए, रेलवे के लिए, अर्थ डैम के लिए, कैनाल बैंक्स के लिए और लेवीज के लिए यूज होते हैं। आपको यहाँ पे फिगर में अर्थ स्लोप दिखा है कुछ, जैसे कि हाईवे के लिए है। तो आपने देखा होगा कि हाईवे बनाने से पहले ऐसे स्लोप्स जो है वो क्रिएट करते हैं। रेलवे ट्रैक पे भी ऐसे स्लोप्स क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक बनाते हैं। कैनाल में भी आपने ऐसे स्लोप्स देखे होंगे। ओके, फिर अर्थन डैम जो बनता है उसमें भी ऐसे स्लोप्स आपने देखे होंगे। तो ब्रिज बनाने में भी कई बार आपको मतलब ऐसे स्लोप्स जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं, तो उसे हम मैन मेड स्लोप्स कहते हैं। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एम्बैंकमेंट और स्लोप शुड बी वेरी थ्रूली एनालाइज सिंस देयर फेलियर में लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज कोलोसल इकोनॉमिक लॉस। ये जो है उनकी स्टेबिलिटी, ये स्लोप जो है उनकी स्टेबिलिटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये फेल हुए तो उससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा और इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। द कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क वुड बी मिनिमम इफ द स्लोप्स आर मेड स्टीपेस्ट। जो मतलब अर्थ वर्क का कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो सकता है अगर आपके स्लोप जो है वो स्टीपेस्ट बने। हाउएवर वेरी स्टीप स्लोप मे नॉट बी स्टेबल। स्टीप स्लोप जो हम बनाते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो आपको पता है, वो जनरल मतलब नॉलेज की बात है कि जितना स्टीप स्लोप होगा उतना वो स्टेबल नहीं रहता है। अब कॉम्प्रोमाइज हैज़ टू बी मेड बिटवीन इकोनॉमी एंड सेफ्टी। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो सेफ्टी और इकोनॉमी के बीच में। द स्लोप्स प्रोवाइडेड आर नेदर टू स्टीप और नॉट टू फ्लैट। वो ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा स्टीप भी नहीं होने चाहिए। In other words, the steepest slope which are stable and safe should be provided. हमें ऐसे मतलब स्टीपेस्ट जो स्लोप प्रोवाइड करने चाहिए कि जो स्टेबल भी हो और सेफ भी हो। द फेलियर ऑफ एन अर्थ स्लोप occurs when a large mass of soil slides or slips along a plane or a curved surface involving a downward and outward movement of the soil mass away from the sloping surface. तो फेलियर ऑफ अर्थ स्लोप कैसे होता है, व्हेन अ लार्ज मास ऑफ सॉइल स्लाइड्स और स्लिप्स अलोंग द प्लेन और अ कर्व्ड सरफेस। ओके, मतलब जो लार्ज सॉइल मास होता है वो स्लिप हो जाता है उसकी जगह से डाउनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉइल मास, तब जो है वो ये स्लोप का फेलियर होता है। द सरफेस अलोंग विच द सॉइल मास स्लाइड्स व्हेन द फेलियर ऑफ एन अर्थ स्लोप अकर्स इज नोन एज क्रिटिकल सरफेस ऑफ फेलियर। जो सरफेस से ये मतलब स्लाइड करता है तो वो जो सरफेस है उसे हम क्रिटिकल सरफेस ऑफ फेलियर बुलाते हैं। द फेलियर ऑफ अर्थ स्लोप टेक प्लेस मेनली ड्यू टू, यानी कि ये जो फेलियर होता है अर्थ स्लोप का वो कैसे होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं ये देखते हैं। एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के एक्शन की वजह से भी आपका मतलब अर्थ स्लोप है वो फेलियर हो सकता है। सीपेज फोर्सेस विद इन द सॉइल मास।
सीपेज की वजह से आपके सॉइल मास का मतलब जो फेलियर है वो हो सकता है। एक्सक्वेशन और अंडर कटिंग ऑफ इट्स फुट, एक्सक्वेशन या तो अंडर कटिंग से भी उसका मतलब फुट जो है वो मतलब स्लाइड हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल ड्यू टू वेदरिंग एक्शंस, वेदरिंग एक्शन से भी कई कई बार क्या होता है कि मतलब जो पकड़ है सॉइल मास की वो छूट जाती है और वो स्लाइड कर जाता है। फोर्सेस ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से जो मतलब फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं उससे भी मतलब फेलियर हो सकता है। सडन लोअरिंग ऑफ वाटर एडजेसेंट टू अ स्लोप, सडन लोअरिंग ऑफ वाटर एडजेसेंट टू द स्लोप मतलब वाटर से भी कई बार क्या है कि वो स्लोप जो है वो मतलब नीचे चला जाता है। तो ये सारे आपके रीजंस है कि कौन कौन की वजह से, किस किस की वजह से जो फेलियर है वो हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे एक मतलब अलग अलग आपको फिगर दिखाई है। ये है फॉर्म स्टाटा नीचे और ये है फेलियर सरफेस। ओके, कंपोनेंट ऑफ वेट है और इनफाइनाइट स्लोप है, तो ये ऐसे स्लाइड कर रहा है। अर्थ डैम में भी ऐसा होता है, ये फेलियर सरफेस है, ये कंपोनेंट ऑफ वेट है और ये वेट जो है नीचे चला जा रहा है। ओके, सीपेज बिलो नेचुरल स्लोप, तो ये देखो सीपेज की वजह से देखो यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होगा उसकी वजह से ये जो पूरी सरफेस है वो मतलब सीपेज पैरेलल टू द स्लोप, तो इससे जो है वो आपका फेलियर हो सकता है। तो ये सारे फिगर्स जो है वो आपको फेलियर्स दिखा दिए कि कैसे कैसे फेलियर हो सकता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो सडन ड्रॉ डाउन कंडीशंस है। जैसे कि ये वाटर टेबल यहाँ पे है, सडन यहाँ पे आ जाता है, तो भी मतलब ये वाटर की वजह से मतलब कनेक्टेड रही है ये सॉइल, तो ये सॉइल जब वाटर टेबल नीचे जाएगा तो उसके साथ साथ ये भी नीचे चली जाएगी, यानी कि लोअरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लेवल ए टू बी। तो ए से बी जब आपका वाटर टेबल जाएगा तो आपका फेलियर सरफेस जो है वो ऐसे क्रिएट होगा। ओके, और जो फिफ्थ है फेलियर ड्यू टू अर्थक्वेक, तो उसमें वेट ऑफ अर्थ है ऐसे है और अर्थक्वेक फोर्स ऐसे है, तो सीधी सी बात है कि दो फोर्स आपस में टकराएंगे तो ये जो सॉइल सरफेस है वो नीचे चली जाएगी। ओके, तो फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अर्थ स्लोप, तो फोर्सेस जो है वो कैसे एक्ट करते हैं अर्थ स्लोप पे, ये हमें यहाँ पे दिखाया है। द फोर्सेस विच रेजिस्ट द फेलियर आर shear strength of the soil and frictional force depending upon the soil being cohesive or cohesionless। जो मतलब फेलियर को मतलब जो रेजिस्ट कर जाते हैं फोर्सेस, उसे हम सॉइल की शियर स्ट्रेंथ बुलाते हैं और उसका फ्रिक्शनल फोर्स बुलाते हैं। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल कोहेसिव है या कोहेजनलेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थ स्लोप इन्वॉल्व्स, यानी कि स्टेबिलिटी एनालिसिस में अर्थ स्लोप के क्या होता है, आपका चैप्टर का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, तो स्टेबिलिटी में क्या इन्वॉल्व होता है अर्थ स्लोप की वो देखते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉसिबल फेलियर सरफेस एंड द फोर्स टेंडिंग टू कॉज स्लाइड और स्लिप। डिटर्मिनेशन सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते हैं कि पॉसिबल फेलियर सरफेस हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन से सरफेस जो है, कौन सी सरफेस प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल है वो मतलब स्लिप कर जाएगी। एंड द फोर्सेस टेंडिंग टू कॉज स्लाइड और स्लिप, और उसे स्लाइड करने में कौन कौन से कोजेज लगेंगे वो देखते हैं हम। सेकेंड थिंग देखते हैं हम द डिटर्मिनेशन ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल अलोंग द स्लिप प्लेन और स्लिप सरफेस, यानी कि शियर स्ट्रेंथ वो सॉइल मास की क्या है सॉइल सरफेस के अकॉर्डिंग, या तो सॉइल प्लेन स्लिप प्लेन और स्लिप सरफेस पे कितनी शियर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो हम तय करते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो हम डिसाइड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द अवेलेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है हमारे पास, मतलब कितना हम लोग वेरी कर सकते हैं लोड को वो देखते हैं। तो ये तीन चीज़ों के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ स्लोप कितनी है और हम कब तक वहां पे रेजिस्ट कर सकते हैं। okay? उसके बाद जो टॉपिक है आपका इनफाइनाइट एंड फाइनाइट स्लोप, तो अर्थ स्लोप जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट स्लोप और दूसरा होता है फाइनाइट स्लोप। तो इनफाइनाइट स्लोप क्या होता है देखते हैं। इफ अ स्लोप रिप्रेजेंट बाउंड्री सरफेस ऑफ अ सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल and the soil properties for all identical depths below the surface are constant, it is called infinite slope। देखो कोई स्लोप जो है मतलब बाउंड्री सरफेस रिप्रेजेंट करता हो सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एंड द सॉइल प्रॉपर्टीज फॉर ऑल आइडेंटिकल डेप्थ्स बिलो द सरफेस आर कांस्टेंट, यानी कि जो मतलब सॉइल मास जो है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ इंक्लाइंड हो
एंड जो सॉइल प्रॉपर्टी हो वो आइडेंटिकल डेप्थ पे कांस्टेंट रहती हो, तो ऐसा जो स्लोप होता है उसे इनफाइनाइट स्लोप कहते हैं। स्लोप्स एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसे स्लोप आपको कहीं भी मिलते नहीं है। हाउएवर इन प्रैक्टिस इफ द हाइट ऑफ द स्लोप इज वेरी लार्ज इट मे बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट स्लोप। ओके, हम प्रैक्टिस पे क्या करते हैं, यानी कि फील्ड पे क्या करते हैं कि जिसकी हाइट जो स्लोप की सबसे ज़्यादा होती है, लार्ज हाइट होती है, उसे ही हम इनफाइनाइट स्लोप जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है लॉन्ग स्लोप ऑफ द फेस ऑफ द माउंटेन। कोई भी माउंटेन आप देखो तो उसका स्लोप देखो तो वो बहुत ही लार्ज होता है, तो उसे हम इनफाइनाइट स्लोप जैसे मतलब गिन सकते हैं। सेकेंड टाइप का आपका स्लोप है फाइनाइट स्लोप। तो फाइनाइट स्लोप क्या होता है देखते हैं। इफ द स्लोप इज ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट इट इज कॉल्ड फाइनाइट स्लोप। स्लोप अगर लिमिटेड हो तो उसे हम फाइनाइट स्लोप बोलते हैं। जैसे कि हम जैसे मैनमेड जो भी होते हैं वो स्लोप फाइनाइट स्लोप होते हैं, और जो नेचर से बने हुए होते हैं स्लोप वो ज़्यादातर इनफाइनाइट स्लोप्स होते हैं। ओके, तो आपको अगर कोई पूछे कि कौन से स्लोप जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जनरली, तो जनरली आप नेचुरली कोई भी स्लोप देखो, कोई भी माउंटेन का स्लोप देखो तो वो इनफाइनाइट स्लोप की कैटेगरी में आता है। और बाकी जो सारे जो है जैसे कि कैनाल के हैं, अर्थन डैम के हैं, हाईवे के हैं, रेलवे के हैं, कट्स के हैं, कैनाल बैंक्स के हैं, ये सारे एग्जाम्पल फाइनाइट स्लोप के हैं। तो ज़्यादा आपको फाइनाइट स्लोप जो है वो दिखने को मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर मेन मेड होते हैं। एग्जाम्पल दिया है जैसे कि स्लोप ऑफ अर्थ डैम, स्लोप ऑफ हाईवे, रेलवे एम्बैंकमेंट्स, कैनाल बैंक्स, कट्स एक्सेट्रा। तो ये दो टाइप के स्लोप आपको मेनली होते हैं। उसके बाद जो थर्ड आपकी थियरी है वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने लास्ट पॉइंट में दिखाया था कि हमें कौन कौन सी स्टडी करनी है, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी था। तो कौन कौन से सेफ्टी फैक्टर्स जो है वो मतलब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को, वो देखते हैं। इन स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी आर नॉर्मली यूज। 3 टाइप के सेफ्टी फैक्टर्स जो है वो यूज होते हैं। फर्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ के हिसाब से जो मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है उसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। सेकेंड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन, और थर्ड है एफओएस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन। यानी 3 चीज़ों के लिए आपको एफओएस स्टडी करने हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के लिए, शियर स्ट्रेंथ, कोहेजन एंड फ्रिक्शन। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो सॉइल की है उससे ही पता चलता है हमें कि आपका स्लोप है वो कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ से मतलब कौन सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो ध्यान में रखना चाहिए वो देखते हैं। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ में बी रिटन एज, उसका एक मतलब इक्वेशन है Fs इज इक्वल टू टाउ एफ अपॉन टाउ, वेर Fs इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ। टाउ एफ जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ है जो कि अवेलेबल है, जो कि मैक्सिमम यानी कि आपकी जो सॉइल है उसकी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ क्या है उसे हम टाउ एफ बुलाते हैं। टाउ जो है वो मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ है आपकी, इक्वल टू अप्लाइड शियर स्ट्रेस, एंड टाउ एफ जो है वो कैलकुलेट होता है ये इक्वेशन से C प्लस सिग्मा टेन फाइव, एंड टाउ जो है वो कैलकुलेट होता है CM प्लस सिग्मा टेन फाइव एम। तो इक्वेशन जो Fs है उसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो Fs हो जाएगा आपका C प्लस सिग्मा टेन फाइव, और नीचे टाउ की जगह पे CM प्लस सिग्मा टेन फाइव एम, जिसमें CM जो है वेर CM इज इक्वल टू मोबिलाइज कोहेजन, और फाइव एम जो है वो मोबिलाइज एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ टाउ एफ अपन टाउ से जो है कैलकुलेट करते हैं, और उसका इक्वेशन है C प्लस सिग्मा टेन फाइव CM प्लस सिग्मा टेन फाइव एम। तो उसको ज़्यादा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ये इक्वेशन को, तो CM वाला जो टर्म है वो इस साइड ले जाता है, तो ये जो टर्म होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा CM प्लस सिग्मा टेन फाइव एम C प्लस सिग्मा टेन फाइव अपॉन Fs। तो अगर ये मैं Fs दोनों को यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँ तो C अपॉन Fs प्लस सिग्मा टेन फाइव अपॉन Fs। अब ये जो CM जो है वो C अपॉन Fs है। ओके,
तो देयरफॉर एफ एस इज इक्वल टू क्या हुआ, सी अपॉन सी एम हुआ। तो यहाँ पे जो सिग्मा टेन फाइव एम रहेगा इज इक्वल टू सिग्मा टेन फाइव प्लस एफ एस। क्यों? क्योंकि ये जो सी अपॉन एफ एस जो है वो ऑलरेडी मेरा सी एम है, तो सी एम यहाँ पे कैंसल आउट, यहाँ पे कैंसल आउट। ओके, सी एम दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा सिग्मा टेन फाइव एम इज इक्वल टू सिग्मा टेन फाइव अपॉन एफ एस। तो आपका एफ एस हो जाएगा टेन फाइव अपॉन टेन फाइव एम। ओके, यानी दो एंगल जो है, जो एक आपका अवेलेबल एंगल है और जो आपने एंगल मोबिलाइज किया है, वो दोनों का 10 का आप रेशियो लोगे तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगा। एफ एस इज इक्वल टू टेन फाइव अपॉन टेन फाइव एम। उसके बाद जो सेकंड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन, यानी कि एफ सी। फर्स्ट वाला एफ एस था यानी कि शियर स्ट्रेंथ का था, कोहेजन के लिए एफ सी है, और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन जो है वो एफ फाइव होगा। The factor of safety with respect to cohesion is the ratio available of the available cohesion C and the mobilized cohesion Cm। तो FC जो होगा वो आपका C upon Cm होगा, where FC is equal to factor of safety with respect to cohesion, C is equal to available cohesion and Cm is equal to mobilized cohesion। ओके, उसके बाद थर्ड जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन है, उसे हम लिखेंगे F5। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन is the ratio of the available frictional strength to the mobilized frictional strength। यानी कि जो आपका सिग्मा टेन फाइव और सिग्मा टेन फाइव का मतलब जो रेशियो है उसे हम एफ फाइव यानी कि एफ ओ एस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन बुलाते हैं। एफ फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव अपॉन टेन फाइव एम, क्योंकि सिग्मा सिग्मा ऊपर नीचे कट हो जाएगा। वेयर एफ फाइव इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, फाइव इज द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस एंड फाइव जो है वो आपका मोबिलाइज एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों जो इक्वेशन है एफ एस के, एफ सी के और एफ फाइव के, वो आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद आपका जो फोर्थ थियरी है, जो ये सारी जो मतलब चार थियरी जो है वो इम्पोर्टेंट थियरी और बेसिक थियरी है कि जो आपको कई बार जीटीओ में पूछ लेते हैं। तो आपका फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर्स। स्लोप के फेलियर कैसे होते हैं वो। ओके, तो देखते हैं कि स्लोप के फेलियर कैसे होते हैं। फेलियर कैसे होते हैं वो पता चलेगा तो ही हम उसे स्टेबल कर सकेंगे, तो ही हम उसे, क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट में आपको दिखाया था कि जो फेलियर सरफेस है उसे आपको डिटेक्ट करनी है और फेलियर होने का कारण आपको ढूंढना है, यानी कि उसका रीजन ढूंढना है कि कैसे उसका फेलियर होता है। तो कैसे फेलियर होता है वो ढूंढने के लिए हमें फेलियर्स भी पढ़ने होंगे कि कैसे स्लोप के फेलियर्स होते हैं। तो उसमें 5 टाइप के फेलियर्स होते हैं आपके स्लोप के। फर्स्ट है रोटेशनल फेलियर, सेकेंड है ट्रांसलेशन फेलियर, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ वेज फेलियर एंड 5 जो है वो मिसलेनियस फेलियर है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि कैसे फेलियर होता है। फर्स्ट है आपका रोटेशनल फेलियर। दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स बाय रोटेशन अलोंग अ स्लिप सरफेस बाय डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉइल मास। तो रोटेशन में क्या होता है कि एक स्लिप सरफेस पे आपकी डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होती है सॉइल मास की। द स्लिप सरफेस इज जनरली सर्कुलर। स्लिप सरफेस जो होगी वो आपकी सर्कुलर होगी रोटेशनल के किस्से में फॉर होमोजीनियस सॉइल कंडीशंस एंड नॉन सर्कुलर इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस कंडीशन। अगर आपकी सॉइल नॉन होमोजीनियस है तो सर्कुलर आपको नहीं मिलेगा रोटेशनल फेलियर, और अगर आपकी सॉइल होमोजीनियस है यानी कि वो एक ही पार्टिकल से बनी हुई होगी तो आपको जो स्लिप सरफेस जो है वो सर्कुलर मिलेगी। ओके, रोटेशनल फेलियर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। रोटेशनल के भी 3 टाइप है, एक है टो फेलियर, सेकेंड है फेस फेलियर और थर्ड जो है वो बेस फेलियर। ओके, तो देखते हैं ये टो वाला फेलियर है। देखिए आप फिगर में ये फेस वाला है, यानी कि फेस वाला जो होगा वो यहाँ से थोड़ा कट होगा, टो से थोड़ा कट होगा, और बेस पे जो होगा वो डायरेक्टली बेस पे जाएगा। ओके, तो ऐसे 3 टाइप के फेलियर होते हैं। टो फेलियर में इन विच द फेलियर अकर्स अलोंग द सरफेस दैट पासिस थ्रू द टो, यानी कि ये टो तक जो सरफेस पास होती है वहां तक होगा। फेस में इन विच द फेलियर अकर्स अलोंग द सरफेस दैट इंटरसेक्ट द स्लोप अबव द टो। अगर आपका जो मतलब स्लिप सरफेस है वो मतलब टो से ऊपर
टच करता है कहीं पे तो वो फेस फेलियर होगा, और इन विच और बेस फेलियर में होगा इन विच द फेलियर सरफेस पासिस बिलो द टो, और टो से अगर आगे आपकी स्लिप सरफेस जा रही है तो वो होगा आपका बेस फेलियर। ओके, तो रोटेशनल फेलियर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, टो फेलियर, फेस फेलियर एंड बेस फेलियर, डिपेंडिंग अपॉन द स्लिप सरफेस एक्सटेंशन। आपकी स्लिप सरफेस टो पे है तो वो टो फेलियर, टो से ऊपर है तो फेस फेलियर, और टो से नीचे जा रही है तो बेस फेलियर। क्लियर? द फेस फेलियर occurs when a weak plane exists above the toe। फेस फेलियर कब होता है कि जब टो से ऊपर कोई एक वीक प्लेन हो आपका सॉइल सरफेस का, तब होता है। द बेस फेलियर occurs when a weak plane यानी कि स्ट्रैटम जो है वो बिलो द टो लाई कर रहा हो तब। If a strong stratum exists below the toe, the slip surface of the base failure is tangential to that stratum. In all other cases, the failures are generally toe failures। सारे केसेस में जैसे ज़्यादातर टो फेलियर्स के केसेस होते हैं, टो फेलियर्स आर मोस्ट कॉमन। ओके, तो ये है आपका रोटेशनल फेलियर, जो कि आपका स्लोप फेलियर का फर्स्ट टाइप है। उसके बाद जो है वो ट्रांजिशनल फेलियर है। तो फिगर पे से आपको पता चल सकता है कि ये फॉर्म जो है वो बैड है और उसके ऊपर ये ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है। देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप के किस्से में द सॉइल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म एट द सेम डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। सॉइल प्रॉपर्टी है जो फ्री सरफेस से मतलब सेम होती है। ट्रांजिशनल फेलियर अकर्स इन एन इनफाइनाइट स्लोप along a long failure surface parallel to the slope। जहाँ पे स्लोप होता है वहाँ की जो सॉइल है वो उसका ट्रांजिशन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसपोर्ट होती है। इनफाइनाइट स्लोप के किस्से में ही ये होता है। ओके, तो उसे जो है वो ट्रांजिशनल फेलियर बोलते हैं। द शेप ऑफ द फेलियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी हार्ड स्ट्रेटम एट अ शैलो डेप्थ बिलो द स्लोप सरफेस। तो ये जो उसका शेप जो है वो कैसा होता है कि जो मतलब एक हार्ड स्ट्रैटा होता है आपका जो स्लोप है उसके नीचे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हार्ड जो स्ट्रैटा है वो किस शेप का है। वो अगर ऐसे रेक्टेंगुलर हुआ तो आपको रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा, वो मतलब उसकी मतलब लेंथ कम होगी तो आपको स्क्वायर भी मिल सकता है। ओके, और सर्कुलर भी मिल सकता है। ट्रांजिशनल फेलियर ऑल्सो अकर अलॉन्ग स्लोप्स ऑफ लेयर्ड मटेरियल्स, यानी लेयर्ड मटेरियल हो तो भी आपका ट्रांजिशनल फेलियर जो है वो हो सकता है, क्योंकि एक लेयर निकल जाएगा तो दूसरा भी निकलेगा और उसके नीचे नीचे जो लेयर है वो भी साथ में निकलते जाएंगे। तो ऐसे फेलियर को हम ट्रांजिशनल फेलियर बोलते हैं और वो इनफाइनाइट स्लोप्स में होते हैं। थर्ड जो है वो आपका कंपाउंड फेलियर है। अब कंपाउंड फेलियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रोटेशनल स्लिप्स एंड द ट्रांजिशनल स्लिप्स। ओके, कंपाउंड फेलियर जो होता है वो रोटेशनल स्लिप और ट्रांजिशनल स्लिप का कॉम्बिनेशन होता है। और कंपाउंड फेलियर सरफेस इज कर्व्ड एट द टू एंड्स एंड प्लेन इन द मिडल पोर्शन। ओके, तो जो कंपाउंड फेलियर सरफेस होती है इज कर्व्ड एट टू एंड्स, यानी कि ये दो जो एंड है वहाँ पे कर्व होती है, एंड प्लेन इन द मिडल पोर्शन, यानी कि ये जो मिडल का पोर्शन है वहाँ पे फ्लैट होती है। ओके, अब कंपाउंड फेलियर जनरली अकर्स व्हेन अ हार्ड स्ट्रैटम एग्जिस्ट एट अ कंसिडरेबल डेप्थ बिलो द टो के नीचे अगर आपका हार्ड कोई स्ट्राटा है तो उससे जो है वो कंपाउंड फेलियर हो सकता है, क्योंकि हार्ड स्ट्राटा से क्या होगा, आपकी मिडल की जो सॉइल है वो फ्लैट रहेगी और जो टो और फेस पे जो सॉइल है वो कर्वेचर बनाएगी, तो इससे जो है वो आपका कंपाउंड फेलियर होता है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है वेज फेलियर है। ओके, तो वेज फेलियर कैसे होता है देखते हैं। अ फेलियर अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन इज नोन एज वेज फेलियर। इंक्लाइंड प्लेन पे जो मतलब फेलियर होता है उसे हम वेज फेलियर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन फेलियर और ब्लॉक फेलियर, उसे ब्लॉक फेलियर या प्लेन फेलियर भी बुलाते हैं। इट अकर्स व्हेन डिस्टिंक्ट ब्लॉक ऑफ एंड वेजेस ऑफ द सॉइल मस्ट बिकम सेपरेटेड। देखो, ये जैसे एक प्लेन सरफेस है, ये आपका स्लोप है। ओके, तो प्लेन ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरफेस, यहाँ से ये जो पूरा ब्लॉक है वो यहाँ से खिसक जाएगा, यहाँ से स्लिप हो जाएगा, तब उसे हम वेज फेलियर बोलेंगे। ओके, तो उसमें क्या होता है कि सर्टेन जो ब्लॉक होते हैं, यानी कि कोई मतलब एक कन्फर्म जो ब्लॉक होते हैं और वेज होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, तो उसे हम वेज फेलियर बुलाते हैं। ओके, तो ये आपका फोर्थ टाइप था वेज फेलियर।
अ प्लेन फेलियर इज सिमिलर टू ट्रांसलेशन फेलियर इन मैनी रिस्पेक्ट। ये जो फेलियर है वो ट्रांजिशनल फेलियर जैसा ही होता है। हाउएवर अनलाइक ट्रांजिशनल फेलियर which occur in an infinite slope, a plane failure may occur even in a finite slope consisting of two different materials or in a homogeneous soil having cracks, fissures, joints or other plane of weakness। देखो, जो आपका ट्रांजिशनल फेलियर है वो इनफाइनाइट स्लोप में ही होता है, लेकिन आपका जो ये प्लेन फेलियर जो है यानी कि आपका वेज फेलियर है वो फाइनाइट स्लोप में भी हो सकता है, होमोजेनियस सॉइल में भी हो सकता है जिसपे क्रैक्स हो, जॉइंट्स हो और प्लेन ऑफ थिकनेस जिसपे ज़्यादा हो, उसमें ये टाइप का फेलियर जो है वो वेज टाइप का हो सकता है। ओके। और फिफ्थ जो है वो आपका मिसेलेनियस यानी कि मिक्स टाइप का फेलियर। इन एडिशन टू द अबोव टाइप्स ऑफ फेलियर सम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फेलियर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड्स फ्लोज में बी ऑल्सो बी अकर, यानी स्प्रेडिंग से भी हो सकता है, फ्लो से भी हो सकता है और आगे की चार के मिक्स टाइप से भी हो सकता है। तो ऐसे अगर फेलियर्स जो होते हैं जिसको आप किसी भी मतलब आगे के चार में कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो ऐसे फेलियर को हम मिसेलेनियस फेलियर बुलाते हैं। ओके। ये ज़्यादातर स्प्रेड से होता है या तो फ्लोज से होता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये चार थियरी जो आपकी ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करवाई। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे क्या इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।